हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए सब्सक्राइब क्लास हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आने वाले एयरफोर्स ग्रुप एक्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव ग्रुप एक्स के लिए है। और इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स के जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वही आपको लोगों को प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो मान कितना होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि Q/10, ऑप्शन बी 2Q/10, ऑप्शन सी 0 बोल रहा है, ऑप्शन डी माइनस में Q/ε0। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 0 होता है। क्योंकि हम पढ़े होंगे कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित द्विध्रुव के कारण उस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होता है। आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित द्विध्रुव के कारण उस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 0 होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान के कण त्रिज्याएं r के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तब कणों का वेग होगा। तो एक सेकेंड, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आप लोगों को ला देता हूँ। तो हमारा एक कह रहा है कि u = 1/2r √1/2gm। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों को u = 1/2 √gm/r होगा। ये यानी हमारा ऑप्शन सी, यही इसका आंसर होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि एक सेकंड आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आप लोग पढ़े होंगे कि mu²/r के ये हमारा gm/m हो जाएगा बाई 2r² हो जाएगा, 2r² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा u जो बचेगा वो 1/2 ही ना बचेगा, और रूट में हमारा gm अब बाई r बचेगा। तो यही हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। सेकेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के स्क्रीन के सामने कि यदि ε0 और μ0 मुक्त आकाश में क्रमशः विद्युतशीलता और चुंबकीय पारगम्यता हो और उनके संगत एप्सिलॉन व म्यू माध्यम की पारगम्यता हो, तब माध्यम के अपवर्तन का अपवर्तनांक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों को म्यू एप्सिलॉन बाई μ0 एप्सिलॉन 0 के पावर 1/2 यानी ऑप्शन बी होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सी होता है प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग आप लोग जानते हैं। तो माध्यम का अपवर्तनांक आप लोग को पता होगा कि माध्यम का अपवर्तनांक μ = c/v। तो हमारा सी के स्थान पर म्यू एप्सिलॉन और भी के स्थान पर μ0 एप्सिलॉन 0 ये रूट अंडर में होगा, तो इसीलिए इसका पावर जो होगा 1/2 होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। इसका ये क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न परिपथ में यदि डायोड के लिए अग्र अभिनति वोल्टेज पतन 0.5 वोल्ट हो तो धारा होगी।
इसका ऑप्शन इधर है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ऑप्शन ये है। तो पूछ रहा है कि धारा का मान, तो इसमें जो धारा का मान हमारा होगा वो हमारा 3.4 एम्पियर मीटर एम्पियर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो है हमारा 8 वोल्ट है। विभवांतर तो हमारा 8 ही वोल्ट है ना, तो विभवांतर जो 8 वोल्ट हमारा है, माइनस में 0.5 वोल्ट ये भी दिया है, तो ये जब घटेगा तो 7.5 वोल्ट होगा। और धारा हमारी I इक्वल टू 7.5 बाई हो जाएगा 20 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा 2.2 किलो ओम है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 3.4 मीटर एम्पियर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ये समझ आ रही होगी क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ गया। 5वां जो क्वेश्चन ये कह रहा है, 5वां जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण मूल बिंदु से सरल आवर्त गति प्रारंभ करता है तो उसका आवर्त काल 2 सेकंड है। कितने समय में इसकी कुल गतिज ऊर्जा की 75% हो जाएगी। तो ये आप लोगों को टाइम पूछ रहा है। तो इसका आप लोग जानते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। और सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2π/t इंटू टी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा को जो कह रहा है कि 75%, तो हमारा गतिज ऊर्जा जो होगा कि जो हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी, वो हमारा होगा 75% गुने कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी TE। तो इस प्रकार हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2π/t इंटू टी हो जाएगा। और इसे फिर से जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जो हमारा होगा वो हमारा इक्वल टू इसके बराबर है। तो यहाँ अब हमारा जो होगा, जब ये हमारा कुल गतिज ऊर्जा ये 75% है और कुल गतिज ऊर्जा वो हो, तब हमारा जो सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा कॉस स्क्वायर 2π/t इंटू टी इक्वल टू 3/4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फिर बचेगा कॉस 2π/t इंटू टी इक्वल टू रूट में 3/2। अब फिर से हमारा जो बचेगा इसके बाद 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/6। तो जो हमारा टाइम होगा t वो हो जाएगा t/12 सेकेंड। और हमारा टाइम जो दिया है 2 सेकेंड दिया है, तो हमारा जो t होगा वो 1/6 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जब ये 75% गतिज ऊर्जा होगी तो 1/2 सेकेंड में 1/6 सेकेंड में 75% होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। बोल रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ से HR तथा HR ऊंचाई वाले 2 एंटीनों के बीच की अधिकतम दृष्टीय दूरी। क्या पूछ रहा है? अधिकतम दृष्टीय दूरी।
तो अधिकतम जो दृष्टीय दूरी की फार्मूला होती है, फार्मूला इसके लिए हमारा होगा dm इक्वल टू रूट अंडर 2h/r प्लस जो हमारा एक और होगा रूट अंडर 2r/h। अब इस प्रकार जो हमारा होगा यही होगा, जहाँ HR तथा HR जो हमारा ये बड़ा वाला HR है वो हमारा अभिग्राही है, तथा छोटा वाला जो ये आ रहा है एंटीना की ऊंचाई है, अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई है, प्रेषक की ऊंचाई है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, आप लोगों के सामने है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कृष्ण पिंड से विकिरण ऊर्जा की दर E जूल प्रति सेकंड है, तो 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर विकिरण ऊर्जा की दर होगी। तो विकिरण ऊर्जा की दर निकालने के लिए आप लोगों को सबसे सूटेबल फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। यदि आप लोगों को टेम्परेचर पता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि E1/E2 इक्वल टू T1/T2 का पावर 4 से निकालेंगे इसका। तो इसका जो होगा यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, 200 जो हमारा ये है टेम्परेचर 273 एक है डिग्री, अब प्लस हमारा ये 0 हो जाएगा बाई हमारा जो होगा 273 प्लस 273 नीचे, क्योंकि ये 273 दिया है इसमें प्लस में हम 273 ऐड भी करेंगे दोनों में, तो इसके पावर जब हम 4 करेंगे, एक सेकेंड, इसके पावर जब हम 4 करेंगे तब हमारा जो E2 इक्वल टू 16E होगा। तब हमारा जो E2 इक्वल टू 16E1 होगा। तो इस प्रकार जो हमारा होगा आंसर, ये विकिरण ऊर्जा जो होगी तो हमारा ये होगा, सॉरी जो हमारा होगा 16E होगा। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 8 नंबर कि कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है जिसका मान 3.5 मिलीमीटर है, तो बाल की वास्तविक मोटाई मिलीमीटर में होगी। तो इसका जो होगा जानते हैं कि आपकी वास्तविक मोटाई जो होगा वो हमारे जो जिसका मान तो आप लोगों को पता है कि 3.5 होगा, तो वास्तविक मोटाई निकालने के लिए 3.5 मिलीमीटर बाई आप लोग आवर्धन कर देंगे। क्या कर देंगे? आवर्धन, आप लोग आवर्धन कर देंगे। तो आवर्धन हमारा क्या है? 100 है, तो 3.5, तो यहाँ पे आप लोगों को तो बता दें 3.5 जब आप लोग 100 करेंगे तो इक्वल टू में जो आएगा वो हमारा प्लस में 0.035 मिलीमीटर आएगा। तो ये हमारा कहाँ आप लोगों को दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 10 मीटर लंबी लोहे की छड़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यदि लोहे के रेखीय ताप प्रसार गुणांक 10 × 10⁻⁻6 प्रति सेल्सियस हो तब छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और काफ़ी टफ भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि लंबाई में वृद्धि का जो फार्मूला होता है डेल्टा L इक्वल टू
L0 अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि L0 हमारे ये 10 हो जाएगा इंटू हमारा ये जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो 10 के पावर 10 इंटू 10 के पावर माइनस में 6 है। और जो हमारा डेल्टा टी है वो 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो 100 माइनस 0 करेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसे 100 जीरो माइनस 0 करेंगे। अब तो जो हमारे इसे सॉल्व करने पाएगा 10 के पावर माइनस में 2 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 1.0 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन बी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने ला रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि LCR परिपथ जिसे 200 वोल्ट व प्रत्यावर्ती आवृत्ति वाले श्रेणीक्रम स्रोत से जोड़ा गया है, जहां C = 80 माइक्रोफैराडे तथा R 40 ओम है, और नाद पर स्रोत की आवृत्ति होगी। ये आप लोगों के लिए डायग्राम देखिए है। तो बढ़ते हैं हम इसके ऑप्शन की तरफ। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है ये नीचे है। तो नीचे में ये हमारा एक दे रहा है 25 हर्ट्ज, एक 25 बाई पाई हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 बाई पाई हर्ट्ज। इसका जो आंसर होगा वो आपका 25 बाई पाई हर्ट्ज होगा, ऑप्शन बी। ये भी कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। LCR परिपथ में अनुनाद स्रोत पर जो आवृत्ति भी होती है वो 1/2 पाई रूट अंडर LC के बराबर होती है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम मोबाइल के तो छोटी स्क्रीन पर मैं क्लियर आप लोगों को नहीं दिखा सकता, पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो इसे 1 करेंगे 2 इंटू पाई जो हमारा होगा 3.14 यूज़ करेंगे। इसके बाद रूट अंडर जो हम करेंगे 5 इंटू 80 इंटू माइनस में 10 के पावर 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 25 बाई 3.14 आएगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 25 बाई पाई हर्ट्ज आएगा, जो कि आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ रहा है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा जो होगा M/4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण M IA होता है। IA फार्मूला होता है, या ये जहाँ हमारा क्षेत्रफल होता है तो वृत्त की क्षेत्रफल IA पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो जब त्रिज्या को आधी हम करेंगे तो त्रिज्या हमारा आधी M डैश जब हम निकालेंगे तो हम त्रिज्या को इसमें आधी करेंगे तो I इंटू पाई R स्क्वायर बाई जो हम 4 कर देंगे, आधी करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आधी करेंगे तो इस प्रकार IA बाई इस प्रकार जो हमारा ये होगा IA/4 इक्वल टू हमारा जो होगा M/4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन ये कहता है
कि जब सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाता है तो वस्तु की वास्तविक गहराई प्रेक्षित गहराई से अधिक होती है। ऑप्शन बी प्रेक्षित गहराई से कम होती है। ऑप्शन सी प्रेक्षित गहराई के तुल्य होती है। ऑप्शन डी दर्शन कोण पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा प्रेक्षित गहराई से अधिक होगा। ऑप्शन ए, इसका जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए होगा, प्रेक्षित गहराई से अधिक होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम में देखा जाता है तो वस्तु की गहराई प्रेक्षित गहराई से वह अधिक दिखाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने होगा। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है। अधिकतम द्विब्रॉगली तरंग वाला कण है। तो द्विब्रॉगली तरंग वाले कण को क्या कहा जाता है? हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो इसे हम जानते हैं कि इसे हम बीटा कण कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू जो हमारी होती है h/mv होता है, h/mv होता है। तो जो हमारा लैम्डा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/m के। तो जो हमारा बीटा कण होगा उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, अतः अधिकतम द्विब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण बीटा ही होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार्नोट इंजन 400 केल्विन तथा 600 केल्विन के बीच 800 जूल कार्य करता है तो स्रोतों से इंजन को दी गई ऊष्मा ऑप्शन ए 3600 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 1600 कैलोरी, ऑप्शन डी 1800 कैलोरी। तो इसे चलिए हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। तो इसका हम जानते हैं कि इंजन की दक्षता निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है ईटा इक्वल टू W/Q1 होता है। तो हमारा जो Q1 होगा वो ईटा होगा। ईटा, इसका सिंबल ऐसे होता है ईटा। तो जो हमारा होगा जो हमारा ईटा का होगा 1 - T2/T1। ये आप लोगों के पढ़े होंगे जो दो टेम्परेचर दिया हो तो कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, इसे जब हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो जो हमारा W है कार्य 800 है और बाई जो हमारा 1 - 400 अब बाई जो हमारा T1 है 600 है। तब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारा जो होगा 2400 जूल आंसर आएगा। 2400 जूल आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदर्श गैस इस प्रकार प्रसारित होती है कि वह दाब व आयतन नियम PV² नियतांक का पालन करती है। तो इस प्रक्रम में गैस हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों के लिए, जो हम जानते हैं कि PV² नियतांक ये रुद्धोष्म समीकरण है। इसलिए आदर्श गैस के लिए प्रसार में जो आंतरिक ऊर्जा होती है और घटती है और ताप जो होता है वो गिरता है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। जब ताप गिरेगी तो आप लोगों को पता ही है कि ठंडा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यदि चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो हमारे पैर घर्षण के कारण रुक जाते हैं, जो कि बस के फर्श पर पैर के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। परंतु निम्न में से किसके कारण हमारा शरीर का शेष भाग आगे की ओर झुकता है? तो इसका कारण हम आप बता देते हैं कि बस के अनुदिश यात्रियों के पैर तो विराम में रहते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति में बना रहता है। इस कारण हमारे शरीर का शेष भाग आगे की ओर गति करता है।
तो इस प्रकार हमारे शरीर का शेष भाग आगे की ओर गति करता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी हो जाएगा, जो कि हम लोगों के ऑप्शन में नीचे दिख है। ये जड़त्व के कारण जो होगा ये आगे की ओर गिरता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यह तथ्य है कि आपतित अल्फा कणों में से केवल एक छोटा भाग ही टकराकर वापस लौटता है, यह सूचित करता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी को सूचित करते हैं। नाभिक का द्रव्यमान बहुत छोटे आयतन में संकेंद्रित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यह तथ्य है कि आपतित अल्फा कणों में से केवल एक छोटा भाग ही टकराकर वापस लौटता है। यह इस कारण संभव है कि नाभिक का द्रव्यमान बहुत छोटे आयतन में संकेंद्रित है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक सेकेंड, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ठोस गेंद नत समतल पर बिना फिसले लुढ़क रही है, इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात, जो रेशियो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा जो हमारा होगा वो घूर्णन के लिए जो हमारा ऊर्जा होगा, घूर्णन के लिए हमारा जो ऊर्जा होगा वो 1/2 ओमेगा 1/2 बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हमारा जो स्थानांतरीय होगा वो हमारा होगा 1/2 mv², जो हमारा गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv² होगा। तो अब इस प्रकार हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोनों को, तो हमारे पास जो आएगा वो की इक्वल, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2/7 का रेशियो आएगा, जो कि ऑप्शन हमारे बी में है। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉपर की कुंडली में 100 फेरे हैं, इसकी त्रिज्या 8.0 × 10⁻² मीटर है एवं इसमें 0.40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो आप लोगों को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होता है B = μ0 Ni/2r होता है। हमारा चुंबकीय क्षेत्रफल μ0 Ni/2r होता है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा μ0 का जो मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है, इंटू हमारा 100 जो हमारा कुंडली में फेरों की संख्या n है, और जो हमारे धारा प्रवाहित हो रही है I वो 0.4 है। जो हमारे धारा 0.4 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। बाई हमारा 2 इंटू जो हमारा रेशियो R है वो 8.0 × 10⁻² मीटर है। जब इतना को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला आएगा। क्या आएगा? टेस्ला। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 20वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ईजी है और लेकिन आप लोगों से बनेगा नहीं, लेकिन बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम दिखाते हैं आप लोगों को 20वां क्वेश्चन का जलवा। तो दिया है कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार को इसकी प्रारंभिक लंबाई से दोगुना खींचा जाता है, तो खींचे गए तार का जो प्रतिरोध होगा 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। क्या कह रहा है कि प्रतिरोध 4 ओम की प्रतिरोध के तार की लंबाई को खींचकर जब दुगना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? दुगना। तो तार को खींचने पर जो आयतन होता है वो नहीं बदलता है। तो तार को जब हम नहीं खींचे तो हमारा आयतन तो सेम रहेगा। तो हम जानते हैं कि हमारा अगर AI इधर है तो हमारा AL
बट इधर ए एल डैश हो जाएगा जब परिवर्तन की बात कह रहा है तो हमारे इधर ए बाई ए इजकल टू एल डैश बाई एल हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि हमारा लंबाई जो होती है दोगुनी हो जाती है, तो इक्वल टू ये हमारी जो लंबाई होती है एल डैश बाई एल जो है वो दोगुनी हो जाती है। तो तार का प्रतिरोध आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो तार को खींचने के बाद जो प्रतिरोध होगा R डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा होगा एल बाई एल डैश हमारा तो 2 है, तो ए बाई ए डैश भी हमारा 2 ही होगा। तो इस प्रकार हम जो सॉल्व करेंगे तो 2 एल डैश बाई एल हमारा ये 2 है, तो हमारा ए डैश बाई ए भी तो 2 ही होगा। तो वहीं से 2 तो जो हमारा होगा 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4 ओम हो जाएगा। जो तार का प्रतिरोध है वो 4 ओम हो जाए 4 4 तो आर डैश हमारा जो होगा ये 4 सॉरी जो हमारा ये आर डैश होगा वो जो हमारा प्रतिरोध वो 4R के बराबर होगा। तो हमारा R तो आप लोगों को पता है कि 4 है, तो जब R 4 है तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो 16 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन ये कहता है कि किसी जल विद्युत शक्ति स्टेशन में जल नदी में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है जो 100 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी है। तो नदी में अधिकतम बिजली उत्पादन होगा। तो नदी में जो अधिकतम बिजली उत्पादन होगा तो हम जानते हैं कि प्रति इकाई समय में बहने वाले जल का द्रव्यमान ए पी भी होता है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो हमारा 100 इंटू 5 तो ये हमारे ये 500 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई इंटू जो हमारे ये कह रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसे हम जब मीटर प्रति सेकेंड है तो 2 इंटू 10 के पावर जो हमारा हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो ये जो होगा द्रव्यमान हमारा 10 के पावर 6 किलोग्राम हो जाएगा। 10 के पावर ये हमारा 6 किलोग्राम हो जाए 6 जूल हो जाए 6 किलोग्राम हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जल की जो गतिज ऊर्जा होती है के, अब हम द्रव्यमान आप लोग नोट कर लीजिएगा 10 के पावर 6 केजी है, द्रव्यमान 10 के पावर 6 केजी है, और जल की गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 इंटू एम वी स्क्वायर। तो एम हमारा जो द्रव्यमान था वो 10 के पावर 6 था इंटू वी स्क्वायर बोल रहा है, तो वी हमारा जो है 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारी कुल गतिज ऊर्जा आएगी वो हमारा 2 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा जूल। अब हमारा बोल रहा है कि बिजली की स्टेशन की शक्ति, तो बिजली के स्टेशन की शक्ति इक्वल टू हमारी गतिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि जानते हैं हम तो जो हमारे एक स्टेशन की शक्ति होगी 2 इंटू 10 के पावर 6 हमारा वाट हो जाएगा। और इसे हम जब चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि एक मेगा 10 के पावर 6 वाट इक्वल टू 1 मेगा वाट होता है, तो जो हमारा हो जाएगा 2 मेगावाट MW। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। हम बढ़ते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के सामने है। 22वां क्वेश्चन ये कहता है कि परम ताप T तथा दाब रो पर एक आदर्श गैस भी आयतन घेरती है। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है तथा गैस के घनत्व के लिए व्यंजक है K इक्वल टू वोल्टेज मान नियतांक। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि एम के टी, ऑप्शन बी कह रहा है कि रो बाई के टी, ऑप्शन सी कह रहा है कि रो बाई के टी बी, ऑप्शन डी कह रहा है कि रो एम बाई के टी।
तो इसका हम जानते हैं कि पी वी इक्वल टू के टी होता है। पी वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा के टी। अब यहाँ से हम भी निकालेंगे तो पी जो हमारा है एम बाई पी हो जाएगा इक्वल टू हमारा के टी हो जाएगा। अब जब हमारा के टी हो जाएगा तो अब हमारा जो घनत्व रो होगा, वो पी एम बाई के टी हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन डी दिख रहा है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 23वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। 23वां क्वेश्चन ये कहता है कि 2 × 10⁻³ मीटर त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले में दबांतर का मान क्या होगा यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.03 न्यूटन प्रति मीटर है। तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसे हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो हमारा जो 23वां है, जानते हैं कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ये हमारा दिया है 2.2 × 10⁻³ मीटर, और साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव है वो 0.03 न्यूटन प्रति मीटर दिया है। तो बुलबुले में दबांतर जो होगा, बुलबुले में दबांतर P इक्वल टू जो होगा 4T/R होगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 10⁻²/2 × 10⁻³ जब इसे हम P इक्वल टू जो हमारा आएगा वो 60 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि नेपच्यून एवं शनि की सूर्य से दूरियां क्रमशः 10⁻13 एवं 10⁻12 मीटर है के लगभग है। माना ये वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं तब उनके परिक्रमण कालों का अनुपात होगा। तो इसके परिक्रमण काल का अनुपात केपलर के हम जानते हैं कि तृतीय नियम क्या कहता है। केपलर का जो तृतीय नियम होता है वो ये कहता है कि T1/T2 इक्वल टू R1/R2 के पावर 3/2। तो हमारा जो R1 है 10⁻13 और R2 है 10⁻12 है। तो इक्वल टू हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 10⁻13/10⁻12 के पावर हमारा जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 के पावर 1/2। तब इसे जब हम वर्ग निकालेंगे तो हमारा 10√10 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है क्लियर। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आखिरी हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जब हम अपने हाथ में एक किताब पकड़ते हैं तो हम किसके कारण किताब पर गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर रहे हैं। ऑप्शन ए हमारे हाथ के द्वारा प्रदान किए गए अभिलंब के बल के कारण। ऑप्शन बी किताब के द्वारा प्रदान किए गए घर्षण बल के कारण। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए होगा, हमारे हाथ के द्वारा प्रदान किए गए अभिलंब बल के कारण हम उससे किताब को गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर रहे हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए ये सब वीडियो लाता रहूं। और ये क्वेश्चन में से आप लोगों को एयरफोर्स के जो ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम है, एयरफोर्स ग्रुप एक्स का जो एग्ज़ाम है उसमें से 2 से 3 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। भले ये सेम क्वेश्चन ना मिले लेकिन इसके आधार पर ज़रूर मिल जाएंगे क्वेश्चन। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट है, इसे बहुत ही ध्यान से और केयरफुली देखना। तो चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही।